तो अभी हाल ही में फराज भाई ने, जिनका चैनल है देसी फिलोसफर, अगर तुम जानते हो, उन्होंने एक ओशो पे वीडियो डाली। ठीक है, और जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा यार इसके ऊपर है ना वीडियो बनानी चाहिए। लाइक मतलब मैं कुछ जगह पर डिसएग्री करता हूँ उनसे, तो उसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कहाँ मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। लेकिन जो नए आए हैं भाई उनको पहले बता देता हूँ कि यार फराज भाई और मैं 2 बार पॉडकास्ट कर चुके हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हैं और हमारी अच्छी बॉन्डिंग है भाई। ठीक है, तो कहीं ये मत समझ लेना कि भाई मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी करने आया हूँ या फिर मैं उनसे लड़ने आया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं। और दूसरी बात, अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर मैं पूरी वीडियो को समराइज करूं तो 3 ही पॉइंट्स निकल के आते हैं और उन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है रिप्रेशन का। वो ये बोलते थे कि जो रिप्रेशन है ना वो तुम्हारा रूट कॉज है सारी तकलीफों का। कुछ अर्जेस होते हैं जैसे कि सेक्सुअल अर्जेस वगैरह, या डिजायर्स होते हैं, तुम्हारे कुछ इमोशंस होते हैं जैसे कि गुस्सा, उसको जब तुम रिप्रेस करते हो ना, दबाते हो। क्यों दबाते हो? क्योंकि सोसाइटी में वो मना है भाई, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम ऐसे बात में गुस्सा नहीं हो सकते हो, तुम अपने सेक्सुअल अर्जेस को खुल के रख नहीं सकते हो सामने, इन सब चीजों को बुरा माना जाता है। तो तुम क्या करते हो? तुम एक पर्सोना पहन लेते हो, एक मास्क पहन लेते हो सोसाइटी के आगे, ताकि सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट कर सके। वो जो अर्जेस वगैरह हैं या डिजायर्स है, इमोशंस हैं, वो रिप्रेस होते होते तुम्हारे शैडो का पार्ट बन जाते हैं। ओशो ने ना कार्ल ह्यूंग और सिगमंड फ्रॉइड का काफी काम एक्सप्लोर किया था, तो वो काफी ऐसी उनकी बातों को अगर उठा के देखोगे तो वहाँ पे अनकॉन्शियस का काफी आपको जिक्र मिलेगा या फिर शैडो का बहुत जिक्र मिलेगा। तो वहीं से ये आइडिया आ रहा है कि जो ये शैडो होती है ना, जब इसको बहुत ज्यादा रिप्रेस कर देते हो और तुम कॉन्शियस नहीं हो उसको लेकर, वो अनकॉन्शियस का पार्ट है, तो वो चीज तुम्हें कंट्रोल करने लग जाती है। तुम्हें नहीं पता होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो फालतू में, तुम बॉस तुम पे चिल्लाता है लेकिन सारा गुस्सा तुम घर पे आके निकालते हो अपनी फैमिली पे। ऐसा क्यों होता है? तुम एनिमल की तरह बिहेव क्यों करने लग जाते हो? इसलिए ओशो कह रहे थे कि जो रिप्रेशन है वो रूट कॉज है हर चीज का। इसीलिए वो कह रहे थे कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस करना आप शुरू करो। उस एक्सप्रेशन के साथ एक अवेयरनेस की लेयर और है। तुम अवेयर हो कि तुम क्या चूज कर रहे हो। तुम्हारे सामने अगर 2 चीजें हैं, 2 रास्ते हैं, तो तुम पूरे अवेयर हो कि तुम्हें क्या करना है। इवन जे के मूर्ति भी यही कहते थे कि अगर कोई इमोशन तुम्हारे सामने बैठा है आके, मान लो गुस्सा है बैठा है, तो उसको जज नहीं करना है। अगर पेन बैठा है तो उसके साथ कैसे बैठ सकते हो बिना उसको जज किए कि मैं इसको भगाना है, बेकार है, बुरा है, अच्छा है, कुछ एनालाइज करने बैठना ही नहीं है, उसको पूरी तरीके से फील करना है। ये है अवेयरनेस। वहां दूसरी और नीचे का एग्जाम्पल वो देते हैं कि जो रिप्रेशन होता है वो कैरेक्टर बिल्ड करता है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया कि कैसे जब तुम अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करते हो। मान लो कि तुम्हारा पढ़ाई करने का वक्त है लेकिन तुम्हारा स्क्रॉल करने का मन हो रहा है। तुम अगर पढ़ाई करने चले गए और तुमने स्क्रॉल नहीं किया, जो स्क्रॉल करने की डिजायर थी उसको दबा दिया, तो बेसिकली तुमने क्या किया भाई? तुमने डिजायर को दबाकर तुमने चूज किया डिसिप्लिन को, तुमने अपने इंपल्सेस के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली, और ऐसे कैरेक्टर बिल्ड होता है, इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। यहाँ पे एक चीज जरूरी, अगर ओशो होते तो निंजा की इस बात से बिल्कुल एग्री करते, लेकिन ओशो ये कहते ये जानना जरूरी है कि जब तुम ये रिप्रेस कर रहे हो इस चीज को या सप्रेस कर रहे हो किसी भी डिजायर को, किसी भी अर्जिस को, तो क्या तुम अवेयर हो? क्या तुम ये चूज कर रहे हो कि हाँ भाई ये इमोशन आया है, मैं इसको देख सकता हूँ और अब मैं इसको ऑब्जर्व करके बिना जज किए ये कह रहा हूँ कि ठीक है भाई आप साइड में हटो, स्क्रोलिंग भाई आप साइड में हटो, मुझे पढ़ने जाना है। तो ये एलिमेंट बहुत जरूरी है अवेयरनेस का, इसके बिना कोई फायदा नहीं है। ओशो ये नहीं कह रहे कि भाई एक्सप्रेस करने का मन है तो उसी वक्त कर दिया, उसको बाद में आप चैनलाइज भी कर सकते हो। ये आप अगर साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे शैडो को ना इंटीग्रेट करने की बात की जाती है। इंडिविजुएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी जो डार्क साइड होती है ना उसको हेल्दी वे में बाहर लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव कर सके इंसान। ठीक है, अपने शैडो की एनर्जी को यूज करके। जैसे कि मैंने बताया था, बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने शैडो को समझाया था, जाके देख सकते हो। फाइट क्लब का एक मूवी है, उसका एग्जांपल लेकर, कि कैसे रोहित शेट्टी है, उसको ना तोड़ फोड़ करने में बहुत मजा आता है उसकी शैडो को, उसको बहुत पसंद है डिस्ट्रक्शन। अब सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसने क्या किया, उसको अपने आर्ट में दिखा दिया। देखते हो उसकी मूवीज वगैरह में वो कैसे कार को उड़ाता है, फोड़ता है, तोड़ता है, उसको मजा आता है इन चीजों के अंदर। ठीक है, तो उसको आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। मान लो कोई इंसान है बहुत ही रिबल नेचर का, डिसएग्रीएबल है, वो अपनी शैडो कहाँ यूज कर सकता है? वो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह दिखाएगा, उसको हेल्दी वे में कैसे बाहर ला सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है कि भाई मैं एक्टिविस्ट बन जाऊंगी या एक्टिविस्ट बन जाऊंगा, कि मैं अब जानवरों के लिए कुछ करूंगा या एनवायरनमेंट के लिए कुछ करूंगा। वो नेचर सेम है, शैडो की एनर्जी सेम है, लेकिन उसको चैनलाइज हेल्दी वे में कर रखा है। मतलब उसको एक्सप्रेस जो कर रहा है वो हेल्दी वे में कर रहा है। ओशो इसी की बात कर रहे हैं कि जब तुम एक्सप्रेस कर रहे हो तो तुम देखो तुम अवेयर हो कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद उसको हेल्दी वे में कर दो आप, क्योंकि इसी के लिए उन्होंने फिर डायनेमिक मेडिटेशन बनाया था, अगर आप जानते हैं तो। उसमें आपको चिल्लाना होता है, अजीब अजीब हरकतें करनी होती है, उसमें खुद के ऊपर से पूरा कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। वो वही कर रहे हैं कि एक्चुअली में अपने अंदर की जो ये डार्क फोर्सेस हैं, जो शैडो है, उसको पूरी तरीके से बाहर आने दे रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट था वो था फ्रीडम के ऊपर, कि ओशो ये चाहते थे कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊं जहां पर लोग ना आज़ाद हों। ठीक है, वो किसी चीज़ से बंधे ना हो, कोई चेन ना हो उनके पैरों में लगी हुई। सोसाइटी के साथ चल रहे हैं, ये रूल्स में बंधे हुए हैं और लोग
कॉन्स्टेंटली उनको जज कर रहे हैं और वो गिल्ट और शेम में डूबे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो हर स्पिरिचुअल लीडर इसके अराउंड ही बात करता है। साइकोलॉजिकल फ्रीडम की बात करूँ तो इवन जेके मूर्ति भी बोलते थे कि साइकोलॉजिकल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, वरना तुम भाई अंदर से मर जाओगे, अंदर से सड़ जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज़ाद हो। किससे आज़ाद हो? वो बात करते थे कि जो सोसाइटी कंडीशनिंग है ना, इससे आज़ाद हो। सोसाइटी कंडीशनिंग कैसी कि भाई सबसे पहले तो रिलीजन ने हम सबको बहुत भयंकर लेवल पे गिल्ट और शेम दिया है। अब हमें ये बोला जाता था कि अगर तू ये नहीं करता तो तू पापी है, अगर तू ये नहीं करता तो तू बुरा हो गया, अगर तू ये रिचुअल नहीं करता तो तू ऐसा हो गया। हमें हर वक्त कॉन्स्टेंटली जज किया जाता था कि अगर तू ये नहीं करता तो ये बुरा हो गया। ओशो आए, ओशो ने डिसरप्ट कर दिया बुरी तरीके से। हो सकता है कि वो ऐसा फिलोसोफर फेल्ड हो गए हो या फिर स्पिरिचुअल गुरु के रूप में वो इतने अच्छे नहीं बन पाए, मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो इस लेवल पे डिसरप्ट करके चले गए इन चीज़ों को, इस लेवल पे डिसरप्ट करके चले गए, खास करके रिलीजन को, कि रिलीजन की एक नहीं चली, क्योंकि ये गिल्ट मशीन है बेसिकली यार। रिलीजन वगैरह, सोसाइटी वगैरह जो आपको गिल्ट देती रहती है, शेम देती रहती है कि आप बुरे हो गए, आप पापी हैं, आप गलत हैं, आप नरक में जाएंगे। ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं किसी की, ये टूल्स हैं बेसिकली तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। आज मैं देखता हूँ कि ओशो को जो भी पढ़ता है ना, भले ही वो ऐसा ना हो कि वो एनलाइटेंड हो गया हो या फिर बहुत कमाल का इंसान बन गया हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, उसके अंदर से गिल्ट खत्म हो जाता है। वो गिल्ट फ्री लाइफ जी पाता है। उसको ये नहीं लगता कि वो कोई रूल तोड़ रहा है तो उसके अंदर गिल्ट आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई इलीगल काम करे, उसमें उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि गुस्सा करना बुरा है, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बहुत बुरा हो गया। खास करके सेक्सुअल अर्जेस को लेकर टीनेजर के अंदर डाल दिया जाता है कि भाई ये गलत है, वो गलत है। ये गलत और सही को ही उन्होंने हटा दिया कि गलत और सही बता कौन रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है गलत और सही को? सोसाइटी तो कर रही है। तो सोसाइटी को क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो? जो ओशो का इंसान होगा ना, वो साइकोलॉजिकली फ्री होगा, वो लाइफ को ऐसा सेलिब्रेशन देखेगा। लेकिन जो नीचा का जो सुपरमैन है या उबरमेंश है, वो अपने इनर स्ट्रेंथ के कारण ना बहुत भयंकर लेवल पे अपनी छाप छोड़ेगा दुनिया पे। लोग उसका लोहा मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि क्या वो लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएगा? क्या वो उस तरीके से झूम पाएगा जैसे ओशो का वो फ्री मैन झूम रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर तुम लोग देना। इसके बारे में मैं सोच रहा था, अगर तुमने नीजा को बहुत पढ़ा है तो बताना मुझे, क्या नीजा का सुपरमैन उस तरीके से एंजॉय कर पाएगा जिस तरीके से ओशो का फ्री मैन करता है? तो जो तीसरा पॉइंट था, माइंड इज द प्रॉब्लम, ड्रॉप द माइंड, जब वो बोलते हैं ओशो, तो वो भी यही कह रहे हैं। सेम यही जो तीसरा पॉइंट मेरा है, वो कनेक्टेड है दूसरे पॉइंट से। माइंड जो है वो अपनी यूटिलिटी पर्पस के लिए तो ठीक है भाई, मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके लिए तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार ये तुम्हें ना कंट्रोल करने लग जाता है। वहाँ ओशो को प्रॉब्लम थी। कंट्रोल कैसे करता है भाई? तुम्हें फ्यूचर की कोई चीज़ बता रहा है, तुम्हें एंग्जाइटी दे रहा है फालतू की कि भाई फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, ये रूल तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अगर भाई मैं फेल हो गया तो क्या हो गया। इसी को कह रहे हैं कि ड्रॉप द माइंड। ये जब ज़्यादा बोलने लगे ना, चैटर बॉक्स बन जाइए, इसको फेंक दो, साइड हटा दो इसको। वो इस माइंड को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को ही साइड फेंक दो, अपनी रैशनैलिटी को साइड फेंक दो, वो ये नहीं कह रहे थे। तो अपनी चैटर बॉक्स को आपको बंद करना है। ये चैटर बॉक्स जो होगा ये आपको परेशान कर देगा, ये आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। आप इसके मास्टर नहीं, ये आपका मास्टर बन जाएगा। वहाँ ओशो के कहते हैं कि माइंड इज़ द प्रॉब्लम, इसी को फेंकना पड़ेगा साइड में जब ये ज़्यादा बोले। पर पॉइंट आखिर में ये उठता है कि अगर इंडिया में इतने कमाल के लोग रहे हैं भाई, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, हमारे अभी ये ओशो की बात हमारी चल रही है, जेके मूर्ति की आप बात उठा लीजिए, अगर हमारे पास इतने स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं तो क्यों हैं हम ऐसे? क्यों हैं हम लोग अभी भी ऐसे गवार टाइप के कि हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है? हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं और लोग कहते हैं भाई कैसे लोग आए हैं। यही बात बोली है फराज भाई ने उस वीडियो में, और जहाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे कि हम इंडियंस के अंदर ये कब आएगा। हमने अगर इतनी फिलॉसफी पढ़ी है, हमारे पास इतने मार्गदर्शक रहे हैं हमारी लाइफ में, हम जिनको पढ़ते हैं सुनते हैं, जो वेस्ट के पास आज इतने नहीं रहे होंगे, वेस्ट के पास अलग टाइप के रहे, लेकिन हमारे पास जो थे, हमारे पास तो भंडार है इन चीज़ों का। फिर ऐसा क्यों है? ये अब सोचने वाली बात है, बहुत बहुत सोचने वाली बात है। जब ये वीडियो उन्होंने डाली थी तो इसका टाइटल अलग था, अभी टाइटल उन्होंने चेंज कर दिया, ओशो फिलॉसफी इज़ अ ट्रैप। ठीक है, हो सकता है क्लिक बेट के लिए उन्होंने डाला हो, लेकिन अगर ध्यान से देखो ना तो कोई भी फिलॉसफी एक ट्रैप बन सकती है आपके लिए। इस दुनिया में जितनी फिलॉसफी आई हैं, कुछ तो एक्सट्रीम फॉर्म में चली जाती हैं, वो तो बिल्कुल ही उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर आप एक फिलॉसफी में घुस के रह गए, मैंने याद है एक अद्वैत वेदांत की वीडियो में बोला भी था कि तुम्हें तालाब बन के रहना है, नदी बन के रहना है। नदी हर शहर हर गांव को देखते हुए जाती है, मज़े लेते जाती है, हर नज़ारे देखती है, एक्सेप्ट करती है हर चीज़ को। तुम्हें तालाब बन के रहना है, किसी एक फिलॉसफी को पकड़ के रहना है तो अलग बात है भाई, लेकिन तालाब का ध्यान रखना, तालाब एक चीज़ मिस करता है बहुत कुछ, वो इतना ट्रैवल नहीं कर पाता, और हो सकता है तालाब का पानी वहाँ रहते रहते सूख जाए या सड़ जाए, लेकिन नदी हमेशा ज़िंदा रहती है, सफ़र करती रहती है। तो तुम्हें तालाब बनना है, नदी बनना है, वो तुम्हारा फैसला है। तुमने अगर ओशो की फिलॉसफी को कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है, तुम्हें लगता है ओशो से बेस्ट कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बन जाओ तालाब। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नदी की तरह रहना चाहते हैं, बहना चाहते हैं, तुम्हें उन्हें जज करने का बिल्कुल हक नहीं है, ध्यान रखना। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। चलो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।